मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉफुल लिंगो। सो आज हमारा यूजीसी नेट लॉ सब्जेक्ट की तैयारी में इस बैच के अंदर नया सब्जेक्ट शुरू होने वाला है, दैट इज टोट का सब्जेक्ट। और हमारे अब तक कॉन्स्टिट्यूशन, जूरिस्प्रूडेंस और पीआईएल का जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। हमारी इवनिंग की क्लासेस में हमारा जो कंपैरेटिव पब्लिक लॉ का सब्जेक्ट है वो चल रहा है और बाकी 3 सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हम कोशिश करेंगे कि टोट के सब्जेक्ट को भी जल्दी खत्म कर दें, क्योंकि वैसे भी काफ़ी चीज़ें हैं टोट के अंदर डिस्कस करने को। अभी तो 1-2 दिन छोटे मोटे लेक्चर होंगे, उसके बाद जैसे ही होली के बाद हमारे ये लेक्चर 18 के बाद जैसे लेक्चर्स लेंगे हम, वो एक एक टॉपिक को हम एक एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे टोट में, ताकि उसके बाद उनके पीवाईक्यूज भी है जो साथ साथ में हम डिस्कस करें। तो टोट में ट्रेसपास तक के मेरे ख्याल से जो टॉपिक है उनके जो पीवाईक्यूज हम साथ साथ में डिस्कस करेंगे। उसके बाद ट्रेसपास के बाद जितने भी टॉपिक्स है उनके पीवाईक्यूज हम एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो टोट का सिस्टम पूरा इस तरीके से चलने वाला है। कंज्यूमर के अलग से डिस्कस करेंगे, मोटर व्हीकल एक्ट के पीवाईक्यूज अलग से डिस्कस करेंगे, और एक कंपटीशन एक्ट है इसके अंदर, उसके पीवाईक्यूज हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको पसंद आ रही है। जिस तरीके से इस बैच के अंदर हम चीज़ें कर रहे हैं, पीडीएफ के जरिए आपके लेक्चर्स लेने की कोशिश कर रहे हैं और इजी तरीके से आपको जनरल लाइफ से चीज़ें रिलेट करके पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रही है आपको चीज़ें, अपनी देसी भाषा में पढ़ा रहे हैं ताकि चीज़ें बच्चों को और अच्छे से समझ में आए। कहीं किसी भी शब्द का मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे कानून की भाषा जनरल लैंग्वेज से काफ़ी अलग होती है, बड़ी डिफिकल्ट इंग्लिश लैंग्वेज है। तो कहीं अगर कोई भी वर्ड समझ में ना आए तो मुझे ज़रूर पूछ लेना। मेरा काम है आपको आसान लैंग्वेज में चीज़ों को समझाना, ठीक है। तो जो भी सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हुआ है या पिछले बैच की वीडियोस आप देख रहे हो, वहां से आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट करने में कोई झिझक नहीं करनी है। सबको बेशरम होकर यहाँ अपने डाउट्स पूछने हैं, ठीक है। जो भी आपका डाउट है जरूर बताना। आपके सजेशंस क्या क्या है, आपको लेक्चर्स किस तरीके के आ रहे हैं, चाहे आपको एक स्माइली भेजनी हो या कोई भी आपको कमेंट करना हो तो जरूर कमेंट करो, ताकि मुझे कमेंट सेक्शन में एंगेजमेंट दिखे बच्चों की, ठीक है। इसके अलावा जिस भी बच्चे को इस बैच के जूरिस्प्रूडेंस के नोट्स परचेज करने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के नोट्स परचेज करने हैं या पीआईएल के नोट्स परचेज करने हैं, तो वो हमें ईमेल जरूर करें। ईमेल आपको इस वीडियो के पिन कमेंट पे पता चल जाएगा और वहीं से आपको नोट्स की फीस भी पता चल जाएगी। इसके अलावा कौन कौन से सब्जेक्ट के फिलहाल हम आपको पीवाईक्यूज अवेलेबल करवा रहे हैं और मॉक टेस्ट अवेलेबल करवा रहे हैं, सबकी इंफॉर्मेशन आपको पिन कमेंट पे पता चलेगी और वहीं से आपको नोट्स की फीस भी पता चलेगी, सॉरी पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट की फीस भी पता चलेगी। आप वहां से चेकआउट करिए और जो जो चीज़ें आपको परचेज करनी है उसका ईमेल हमें ज़रूर करो। जिस भी बच्चे के पास मेरे टीममेट का नंबर है तो वो नंबर से ही हमें कांटेक्ट करे, क्योंकि आप जो भी बच्चों के पास नंबर है वो भी अगर मेल कर रहे हैं तो बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, भाई कौन सा बच्चा बात कर रहा है या नहीं है। तो मैसेज के जरिए मुझे थोड़ा क्लैरिटी हो जाती है कि कौन सा बच्चे को क्या चीज़ चाहिए। मुझे ऑलमोस्ट चीज़ें ध्यान रहती है कि कौन से बच्चे ने क्या लिया है, तो एक वो थोड़ा डाउट सा रह जाता है कि कौन से बच्चे की क्या चीज़ें बची हुई है। तो जो भी बच्चा जिस भी चीज़ को जिसके पास भी नंबर है तो वो नंबर से हमें व्हाट्सअप ज़रूर करें जो भी आपकी चीज़ें लेनी है आपको, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज के नए सब्जेक्ट को, जो कि हमारा लॉ ऑफ टोर्ट्स, जहाँ हमारा पहला लेक्चर है, जो कि ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा। तो हमारा पहला टॉपिक है वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ टॉर्टियस लायबिलिटी। आई नो सब बच्चे सोच रहे होंगे कि पहले डेफिनेशन ऑफ टोर्ट का टॉपिक क्यों नहीं करवा रहे। देखो, डेफिनेशन ऑफ टोर्ट तो आप जब समझोगे ना, जब आपको टोर्टियस लायबिलिटी पता होगा, ठीक है। तो पहले हम प्रिंसिपल ऑफ टोर्टियस लायबिलिटी का टॉपिक समझेंगे, उसके बाद हमारा जो डेफिनेशन ऑफ टोर्ट है, नेचर ऑफ टोर्ट्स है, या उसके बाद और भी चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में। फिर हम पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो, जो ये वर्ड टोर्ट है हमारा, ये लिया गया है फ्रेंच लैंग्वेज से, ठीक है, याद रखना। लेटिन जो वर्जन है टोर्ट का वो है टोर्टम शब्द से निकला है, ये बात ध्यान रखना। और इंग्लिश में इस टोर्ट को बोला जाता है ट्विस्टेड एक्ट। 3 बातें मैंने बताई है। टोर्ट जो वर्ड है ये फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है और इसका जो लेटिन वर्जन है वो है टोर्टम, समझ आई बात। और जो इंग्लिश में टोर्ट वर्ड का मतलब है वो है ट्विस्टेड एक्ट। ये 3 बातें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार यहां से क्वेश्चन बनता है, इन तीनों पॉइंट से आपको याद रखना है क्वेश्चन, ठीक है, समझ आई बात। अब देखो, जैसे हमारे देश के अंदर मोस्ट ऑफ द जो एक्ट है वो कोडिफाइड एक्ट है। कोडिफाइड एक्ट कौन से होते हैं? ऐसे एक्ट जिनको लेजिस्लेचर ने बनाया है,
ठीक है, हमारी जो पार्लियामेंट है उसने बनाया है या स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया है, लेकिन वो कोडिफाइड एक्ट है, मोस्ट ऑफ द एक्ट है हमारे देश के अंदर जो। लेकिन हमारा जो ये लॉ ऑफ टोर्ट्स का जो कानून है ये क्या है, एक अनकोडिफाइड एक्ट है। अनकोडिफाइड एक्ट मतलब जिसको लेजिस्लेचर ने नहीं बनाया है, मतलब जो पार्लियामेंट की प्रोसेस है उससे नहीं बना है ये। जिसका एक मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि इस लॉ ऑफ टोर्ट्स है इसको ना तो सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया गया है, ना ही चैप्टर्स के अंदर डिवाइड किया गया है, ना ही इसको किसी लेजिस्लेचर ने बनाया है। ठीक है, तो जो हमारा लेकिन ये जो हमारा लॉ ऑफ टोर्ट्स है इसके अंदर इसकी एक कोडिफाइड डेफिनेशन जरूर दी गई है। मतलब लॉ ऑफ टोर्ट का मतलब क्या है इसके बारे में हमारे एक कानून है जिसमें डेफिनेशन दी गई है, दैट इज लिमिटेशन एक्ट का, जो कि 1963 का एक्ट है, इसके सेक्शन 2 क्लोज एम में। ध्यान रखना लिमिटेशन एक्ट कब का है, 1963 का एक्ट है, और इसका सेक्शन 2 क्लोज एम जो ये टोर्ट्स वर्ड है इसको डिफाइन करता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, कहीं पर भी जो हमारा लॉ ऑफ टोर्ट्स है, क्योंकि ये अनकोडिफाइड एक्ट है तो इस पे लेजिस्लेचर ने तो कोई डेफिनेशन दे ही नहीं सकता इसमें। तो देखो दो तरह के कानून मैंने बताए, कोडिफाइड और नॉन कोडिफाइड। तो कोडिफाइड मैंने बताया वो कानून होते हैं जिनको लेजिस्लेचर बनाता है, यानी ऐसा कानून जिसको चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, जिसको सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। और आज के टाइम में ना 98% से ज्यादा कानून हमारे क्या है, कोडिफाइड एक्ट है। ठीक है, तो हर कोडिफाइड एक्ट अगर आप देखोगे ना, हर कोडिफाइड एक्ट बनने से पहले अनकोडिफाइड एक्ट होता है। ठीक है, जैसे वो कस्टम की फॉर्म में होता है, सोसाइटी में यूसेजेस की फॉर्म में अप्लाई होता है। जैसे अगर आप एग्जांपल के लिए देखोगे हिंदू लॉ था हमारा, ठीक है, तो हिंदू लॉ है जो ये कानून बना है बाद, पहले तो ये कस्टम और यूसेजेस की फॉर्म में हमारी सोसाइटी में अप्लाई था, लेकिन बाद में इसको कोडिफाइड एक्ट बनाया गया। तो हर कोडिफाइड एक्ट पहले अनकोडिफाइड होता है, उसके बाद में उसको कोडिफाई बनाया जाता है। लेकिन हमारा जो लॉ ऑफ टोर्ट्स है ये अनकोडिफाइड लॉ है, मतलब इसको ना तो चैप्टर्स और सेक्शंस में कंपाइल नहीं किया गया है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो लॉ ऑफ टोर्ट्स की एक साथ साथ एक मुस्लिम लॉ भी है। मुस्लिम लॉ जो मुस्लिम्स का पर्सनल लॉ है, इसका मेन सोर्स कुरान है, इसको लेजिस्लेचर ने नहीं बनाया है। ठीक है, सो जो लॉ ऑफ टोर्ट है बेसिकली ये बना है कोर्ट के इंटरप्रिटेशन के थ्रू। ठीक है, तो ये इसका जो सोर्स है लॉ ऑफ टोर्ट्स का वो है कोर्ट्स ने इसको इंटरप्रिटेशन के थ्रू बनाया है। इसका सोर्स क्या हुआ, इंग्लिश लॉ से ये बना है, यानी जो कॉमन लॉ है वहां से बनकर आया है। लेकिन इसकी जो कोडिफाइड डेफिनेशन है वो दी गई है लिमिटेशन एक्ट 1963 के सेक्शन 2 क्लोज एम में। क्या है ये डेफिनेशन, ये पॉइंट ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है, ये सेक्शन भी पूछा जाता है और कौन से एक्ट में डेफिनेशन दी गई है ये भी पूछा जाता है। तो यहां तक अब तक जो बातें मैंने आपको बताई है ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन दी गई है लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 2 क्लोज एम में, ये कहता है कि टोर्ट एक सिविल रोंग होता है जो ना तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है और ना ही ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है। समझ आई बात, ये कह रहा है कि टोर्ट इज अ सिविल रोंग विच इज एसेंशियली नॉट अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नॉर अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। मतलब ये जरूरी नहीं है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है तभी टोर्ट होगा। तो टोर्ट क्या है, सिविल रोंग है। समझ आई बात। तो टोर्ट में लायबिलिटी किसी पर्सन की डिसाइड होगी या नहीं होगी ये बात डिपेंड करती है दो तरह की मैगजीम के ऊपर, दो तरह के प्रिंसिपल के ऊपर। ठीक है, तो वो दो प्रिंसिपल क्या है जो किसी पर्सन की टोर्टियस लायबिलिटी को डिसाइड करते हैं। वो दो प्रिंसिपल है, पहला प्रिंसिपल है इंजुरिया सिने डैमनम और दूसरा है डैमनम सिने इंजुरिया। मतलब इंजुरिया सिने डैमनम याद रख लो, आपको डैमनम सिने इंजुरिया याद हो जाएगा, इसका उल्टा करना है बस। ठीक है, इनका मतलब समझते हैं, पहले इंजुरिया वर्ड का मतलब समझते हैं, फिर सिने वर्ड का मतलब समझते हैं, फिर डैमनम वर्ड का मतलब समझते हैं। ठीक है, ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर रहे। देखो इंजुरिया एक लेटिन टर्म है जिसका मतलब होता है इंजरी। एक ऐसी इंजरी ये नहीं कि आप गिर गए और आपको चोट लग गई, ये इंजरी नहीं जिसे खरोंच लग गई खून आ रहा है, वो इंजरी नहीं भाई, ये वो इंजरी नहीं है। ठीक है, कहीं सोचो कि जनरल लैंग्वेज में तो हमने पढ़ा था इंजरी का मतलब चोट होता है, ये वो वाली इंजरी नहीं है भाई। हमारे कानून में इंजरी का मतलब यहां है कि आपका कोई ना कोई लीगल राइट है जो वो वोलेट हुआ है, चाहे वो छोटा सा लीगल राइट वोलेट हुआ हो, चाहे उसका कोई फर्क पड़ता या नहीं पड़ता, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका बस लीगल राइट वोलेट होना चाहिए, उसको इंजरी कहा जाता है।
समझ आई बात। तो इंजुरिया जो वर्ड है ये एक लेटिन टर्म है जिसका मतलब है इंजरी, और इंजरी का कानून में क्या मतलब है, वोलेशन ऑफ लीगल राइट, मतलब आपका कोई भी कानूनी अधिकार का उल्लंघन होना चाहिए वहां पे, ठीक है। तो हमारा जो वोलेशन ऑफ लीगल राइट है, इसके बाद जो सीने वर्ड है इसका मतलब है नोट और विदाउट, ठीक है। सीने, इंजुरिया सीने डैमनम, तो इंजुरिया का मतलब हमने समझ लिया, सीने का मतलब होता है नोट और विदाउट, डैमनम का मतलब होता है डैमेजेस। ऐसे डैमेजेस टोर्ट में मतलब जो लॉस हुआ है वो आपको पैसों के उसमें हुआ है, लॉस इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। आपका जो पैसों का कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है, तो यहाँ डैमेजेस की बात हो रही है, ठीक है। समझ आई बात। तो दो वर्ड होते हैं, एक तो कॉम्पनसेशन होता है, एक डैमेजेस होता है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो ये दो चीजें हैं आपको ध्यान में रखनी है। अब इंजुरिया सीने डैमनम का पूरा मतलब क्या निकल के आता है, क्या है ये प्रिंसिपल, इसको हम ध्यान से समझ लेते हैं। तो इंजुरिया सीने डैमनम का अगर आप लिटरल मीनिंग देखोगे ना, वो है इंजरी विदाउट डैमेजेस। इंजुरिया का मतलब इंजरी, सिने का मतलब विदाउट, डैमनम का मतलब डैमेजेस, मतलब इंजरी विदाउट डैमेजेस, यानी ऐसा वोलेशन ऑफ लीगल राइट जिसमें कोई डैमेज नहीं हुआ है आपको इन टर्म्स ऑफ मनी। समझ आई बात, ये इसका प्रॉपर मीनिंग निकल के आता है, यानी वेयर देयर इज अ इंजरी विदाउट अ डैमेज, मतलब आपको नुकसान तो कोई नहीं हुआ है लेकिन आपकी इंजरी जरूर हुई है। इंजरी मतलब आपका लीगल राइट वोलेट जरूर हुआ है, ठीक है। जैसे आप इसका बहुत डीप में मीनिंग जाके देखोगे तो यहाँ लिखा है वेयर देयर इज अ वोलेशन ऑफ लीगल राइट, आपका राइट तो वोलेशन हुआ है, आपका कानूनी अधिकार तो उल्लंघन हुआ है उसका, लेकिन आपको कोई भी लॉस नहीं हुआ है उसकी वजह से, ठीक है। तो इंजुरिया सिने डैमनम में कोर्ट क्या करता है, कॉम्पनसेशन अवॉर्ड करता है। तो इंजुरिया सिने डैमनम हमेशा क्या होता है, एक्शनेबल पर से होता है, मतलब आपको कोई डैमेजेस हुआ है या नहीं हुआ इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात आपको साबित करने की भी जरूरत नहीं है। आपको साबित क्या करना है, आपको साबित करना है कि भाई मेरा जो लीगल राइट है वो वोलेट हुआ है, यानी मेरे को इंजुरिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या है, कॉम्पनसेशन कोर्ट अवॉर्ड करेगा ही करेगा। जैसे ट्रेसपास टू लैंड है, ट्रेसपास टू लैंड क्या है, एक्शनेबल पर से है, मतलब आपकी जमीन के अंदर आपको बिना बताए कोई ट्रेसपास कर लेता है, आपकी परमिशन के बिना कोई घुस जाता है, भले ही आपकी पत्ती तक का नुकसान ना हुआ, कोई पत्ता तक ना तोड़ा उसने, ठीक है, लेकिन ट्रेसपास तो उसने कर दिया ना आपकी प्रॉपर्टी में घुस के, तो आपका लीगल राइट था वो तो वॉयलेट हो गया। तो आपको चाहे नुकसान कुछ भी ना हुआ हो, आपका लीगल राइट अगर वॉयलेट हो गया है तो उसको आप उसको क्या कोर्ट में घसीट सकते हो, और उस कोर्ट आपको क्या कॉम्पनसेशन दिलवाएगा। मतलब आपका लीगल राइट वॉयलेट होना चाहिए, उसका नुकसान हुआ है नहीं हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ आप प्रूव क्या करना है कि आपका इंजुरिया हुआ है, आपको कोई जरूरत नहीं है प्रूव करने की कि आपको डैमेजेस हुए हैं या नहीं हुए हैं। जैसे मैंने यार ट्रेसपास टू लैंड का एग्जांपल भी लिखा है, दैट ट्रेसपास टू लैंड इज एक्शनेबल पर से, इवन दो आपको कोई डैमेजेस नहीं हुआ है, मतलब प्लेंटिफ को कोई डैमेजेस नहीं हुआ है, अगर आपकी जमीन के अंदर आपकी प्रॉपर्टी के अंदर कोई ट्रेसपास कर देता है दैट इज अ टोट, ठीक है, आप वहां पे कॉम्पनसेशन मांग सकते हो, ठीक है। तो इंजुरिया सिने डैमनम में क्या होता है, हमेशा टोर्टियस लायबिलिटी अराइज होती है, ये बात ध्यान रखना। समझ आई बात। जैसे इसके कई सारे केसेस है, पहले हम केसेस देख लेते हैं उसके बाद डैमनम सिने इंजुरिया को समझेंगे। जैसे इंजुरिया सिने डैमनम का लीडिंग केस है, लीडिंग केस ध्यान रखना एग्जाम में हर बार रिपीटेड होता है ये केस, दैट इज एशबे वर्सेस वाइट का केस है, 1703 का केस है, मैंने लिखा भी है ये लीडिंग केस है। इस केस के अंदर जस्टिस कौन थे, इनका नाम भी आपको याद रखना है, जैसे आप अपना नाम कभी नहीं भूलते, इनका नाम भी मत भूलना, एग्जाम में पूछा जाता है। इनका नाम था चीफ जस्टिस होल्ट, ठीक है। तो एशबे वर्सेस वाइट इज अ लीडिंग केस ऑन इंजुरिया सिने डैमनम, 1703 का केस था, और ये इसमें जस्टिस कौन थे, चीफ जस्टिस होल्ट थे, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इस केस में बड़ा इंटरेस्टिंग, यहां से आपको पूरा इंजुरिया सिने डैमनम समझ में आ जाएगा। इस केस में क्या हुआ, प्लेंटिफ एक वोट डालने गया, अपना 18 साल से ऊपर का था, ठीक है, अपना वोट डालने गया, पार्लियामेंट के इलेक्शन हो रहे थे, अपना वोट डालने जाता है, लेकिन वहां पे जो वो बैठते हैं ना रिटर्निंग ऑफिसर, आप कभी वोट डालने गए हो तो वहां पे ऑफिसर बैठते हैं, आपका आधार कार्ड चेक करते हैं, ठीक है, आप फिर आपको आगे जाने देते हैं वोट डालने के लिए,
ठीक है। तो जो रिटर्निंग ऑफिसर था उसने क्या मतलब, वो रिटर्निंग ऑफिसर यहाँ पे डिफेंडेंट है, उस रिटर्निंग ऑफिसर ने क्या किया, प्लेंटिफ को वोट नहीं डालने दिया। ठीक है, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर का काम क्या होता है, वोटर आता है उसकी आईडी चेक करनी है, सबको मैच करके उसको वोट डालने के लिए आगे भेजना है ताकि फेयर इलेक्शन हो सके। लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने क्या किया, जो प्लेंटिफ था उसको वोट डालने से मना कर दिया, जबकि उसकी आईडी वाईडी सब पूरी थी। ठीक है, इससे क्या हुआ, प्लेंटिफ अब जाता है कोर्ट, कोर्ट को कहता है कि भाई मेरा लीगल राइट था, राइट टू वोट, अब मेरे को तो वोट डालने नहीं दिया, मेरा तो राइट वोयलेट हुआ है। हालांकि उसको कोई डैमेज नहीं हुए, इनफैक्ट जिस पार्टी को वो वोट डालना चाहता था वो पार्टी जीत भी गई। ठीक है, तो यही बात कोर्ट में हुई, जब कोर्ट में केस गया तो यहाँ डिफेंडेंट को लायबल माना गया। कोर्ट ने ये बात बोली कि कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि जिस पार्टी को ये वोट डालना चाहता था वो जीती है या नहीं जीती है, या इसको कोई डैमेजेस हुए हैं या नहीं हुए हैं, इसका लीगल राइट वायलेट हुआ है, इसको इंजुरिया हुआ है, इसको क्या है, आपको डैमेज कंपनसेशन अवॉर्ड करना पड़ेगा। तो कोर्ट ने, चीफ जस्टिस होल्ट ने इस केस के अंदर एक मैक्सिम दी थी, दैट इज उबी जस इबी रेमेडियम, जिसका मतलब है अगर कहीं राइट है वहां रेमेडी भी है, मतलब आपका कोई राइट आपको प्रोवाइड किया गया है, अगर उसका वायलेशन होता है तो उसके लिए आपको रेमेडी दी जाएगी। ये कोई जरूरी नहीं है कि वहां आपको डैमेजेस हुए या नहीं हुए हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं देयर इज नो रॉन्ग विदाउट अ रेमेडी, मतलब ऐसा कोई चीज ही नहीं है, ऐसा कोई राइट नहीं है कि अगर आपका वो वोयलेट हो जाए आपको वहां रेमेडी नहीं मिलेगी, आपको रेमेडी मिलेगी ही मिलेगी। यानी इसका एक और मतलब निकाल सकते हैं हम, वांट ऑफ राइट एंड वांट ऑफ रेमेडी दोनों रेसिप्रोकल होते हैं, दोनों पैरेलल चलते हैं। समझ आई बात। तो ये हमारा एशबे वर्सेस वाइट का केस था, जो बड़ा इंपॉर्टेंट केस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि ध्यान में रखना है। एक और केस है हमारा इंजुरिया सिने डैमनम पर, दैट इज भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का केस है, 1986 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। इस केस में क्या हुआ, इस केस के फैक्ट समझ लो। इस केस में क्या हुआ कि प्लेंटिफ क्या था, जम्मू एंड कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका एमएलए था। ठीक है, अब इलेक्शन हो रहे थे जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली के, और वो वहां उन इलेक्शन को अटेंड करने जा रहा था, लेकिन पुलिस ने क्या किया, उसको बीच में रोक लिया और उसको रॉन्गफुली डिटेन कर लिया। ठीक है, उसको इलेक्शन जो अटेंड करने जा रहा था वहां जाने ही नहीं दिया असेंबली इलेक्शन में। तो उसको क्या है, और ना ही उसको 24 घंटे की जो टाइम लिमिट होती है ना, कि आपको जब भी पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना होता है, ना ही पुलिस वालों ने इसको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था कि उसको स्टेट लेजिस्लेचर के जो सेशन था उसको अटेंड करना था, वो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हर एमएलए एमपी का, वो क्या हो गया, वोयलेट हो गया। और ये बात आती है आर्टिकल 21 के अंदर, जो उसकी पर्सनल लाइबिलिटी थी, लिबर्टी थी, उसको भी वोयलेट करता है ये चीज। तो यहाँ पर कोर्ट ने क्या किया, इस केस के अंदर जो प्लेंटिफ था जो कि एमएलए था उसको 50,000 का कॉम्पनसेशन दिया, और ये जो कॉम्पनसेशन था, ये जो डैमेजेस थे, ये थे एग्जाम्पलरी डैमेजेस। ठीक है, एग्जाम्पलरी डैमेजेस कोर्ट हमेशा तब अवॉर्ड करती है जब कोर्ट को क्या है, सोसाइटी में एक एग्जाम्पल सेट करना होता है कि भाई ऐसा काम फिर से कभी कोई ना करे, इसलिए ऐसे एग्जाम्पलरी डैमेजेस अवॉर्ड किए जाते हैं। जैसे बहुत सारे ऑलमोस्ट जो इन्वायरमेंटल केस होते हैं ना हमारे देश के अंदर, जैसे एमसी मेहता वर्सेस जो इन्वायरमेंट के अंदर केस होते हैं ना, तो वहां पर कोर्ट क्या करती है, एग्जाम्पलरी डैमेजेस अवॉर्ड करती है, ताकि फिर कोई इंडस्ट्री, फिर कोई कंपनी क्या है, इस तरह का पोल्यूशन फैलाने की कोशिश ना करे। ठीक है, सोसाइटी में एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए वो एग्जाम्पलरी डैमेजेस अवॉर्ड करती है। तो भीम सिंह वाले केस के अंदर ये बात कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि किस तरह के डैमेजेस अवॉर्ड किए गए थे, तो एग्जाम्पलरी डैमेजेस अवॉर्ड हुए थे, ये बात ध्यान रखना। तो मुझे लगता है यहाँ से इंजुरिया सिने डैमनम का जो पूरा कंसेप्ट आपका पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम समझते हैं डैमनम सिने इंजुरिया। तो डैमनम सिने इंजुरिया ना बिल्कुल इंजुरिया सिने डैमनम का अपोजिट है। क्या है, देखो डैमनम का मतलब है आपको डैमेज तो हुआ है, वेयर देयर इज अ डैमेज, विदाउट, सिने मतलब विदाउट, इंजुरिया मतलब इंजरी, मतलब आपको डैमेज तो हुआ है लेकिन आपका कोई लीगल राइट वोयलेट नहीं हुआ है। ठीक है, आपको नुकसान हुआ है, आपको पैसों का नुकसान हो गया, लेकिन आपका कोई लीगल राइट वोयलेट नहीं हुआ।
मतलब वी कैन से कि वेयर देर इज अ लॉस इन टर्म्स ऑफ मनी, आपको पैसों का नुकसान तो हुआ है लेकिन देर इज नो वायलेशन ऑफ लीगल राइट, आपका कोई कानूनी जो अधिकार है उसका उल्लंघन नहीं हुआ है, तो ऐसे केस में टोर्टियस लायबिलिटी अराइज नहीं होती है। टोर्टियस लायबिलिटी हमेशा इंजुरिया सिने डैमनम में अराइज होती है, डैमनम सिने इंजुरिया में कोई टोर्टियस लायबिलिटी अराइज नहीं होती है। मतलब आपको कोई कॉम्पनसेशन नहीं दिया जाएगा अगर आपका कोई लीगल राइट वायलेट हुआ ही नहीं है तो, ठीक है। तो कोर्ट आपको कोई डैमेजेस अवॉर्ड नहीं करेगी अगर आपको सिर्फ पैसों का नुकसान हुआ है, आपका कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ है। तो इंजुरिया डैमनम सिने इंजुरिया में डैमनम सिने इंजुरिया में कभी टोर्टियस लायबिलिटी अराइज नहीं होती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इससे रिलेटेड कई केसेस है जिसके थ्रू आप ये पूरी जो प्रिंसिपल है इसको अच्छे से समझ सकते हो। जैसे हमारा जो इसका लीडिंग केस है इंजुरिया डैमनम सिने इंजुरिया का, वो है हमारा ग्लूस्टर ग्रामर स्कूल केस 1410 का केस है। ये लीडिंग केस है, ध्यान रखना एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाता है भाई ये केस, ग्लूस्टर ग्रामर स्कूल केस, ठीक है। इस केस को कोई नहीं भूलेगा और इसमें इसके जो जस्टिस है इनका नाम भी आपको याद रखना है। जैसे आप अपना नाम नहीं भूलते, अपने पेरेंट्स का नाम नहीं भूलते, इसी तरीके से आपको इस केस के जस्टिस का नाम भी नहीं भूलना है। वो जस्टिस का नाम क्या है, ग्लूस्टर ग्रामर स्कूल केस में जो जस्टिस थे वो थे हैंक फोर्ड, नाम था इनका। क्या नाम था? हैंक फोर्ड, ठीक है। तो इस केस के अंदर क्या हुआ था कि मान लो जो प्लेंटिफ था उसका एक स्कूल था, ठीक है। उसके पास ही उसका स्कूल बड़ा अच्छा चल रहा था, ठीक है, बड़े बच्चे आते थे उसके स्कूल में, और उसके पास ही एक और स्कूल खोल लेता है डिफेंडेंट, ठीक है। और अब वो क्या करता है, प्लेंटिफ के स्कूल की जितनी फीस थी ना उससे कम फीस रखता अपने स्कूल में। अब बच्चे को जहां कम फीस लग रही है पेरेंट्स को कि भाई एजुकेशन भी सेम है लेकिन फीस कम है तो हम वहां भेज देते हैं, फैसिलिटी सारी सेम ही है। तो सारे जो पेरेंट्स थे प्लेंटिफ के स्कूल के जितने भी बच्चे थे ऑलमोस्ट बच्चे कहाँ चले गए, डिफेंडेंट के स्कूल में चले गए। अब हुआ ये कि प्लेंटिफ को पैसों का नुकसान हुआ, ठीक है, और वो पहुंच जाता कोर्ट कि माई बाप मेरा ऐसे ऐसे स्कूल था और इस आदमी ने आके मेरे पड़ोस में स्कूल खोल लिया है, मेरा तो सारे पैसों का नुकसान हो गया है, मेरे को तो कॉम्पनसेशन दो आप। तो यहाँ कोर्ट ये बोलती है, जो जस्टिस हैंकफोर्ड थे ये बोलते हैं कि प्लेंटिफ को कोई रेमेडी नहीं दी जाएगी क्योंकि उसका कोई भी लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ है। अगर प्लेंटिफ का स्कूल खोलने का अधिकार है तो डिफेंडेंट का भी तो स्कूल खोलने का अधिकार है। अब वो उसके सामने खोले कि उसकी बिल्डिंग के ऊपर एक और बिल्डिंग बना के खोले, ठीक है। मतलब अगर बिल्डिंग ऊपर रेंट पे दे रहा है, दो रेंट पे बिल्डिंग है, सेम है उसमें फ्लोर है, तो ऊपर वाली बिल्डिंग पे खोल ले, वो उसका अपना लीगल राइट है। आपका डिफेंडेंट ने कोई लीगल राइट वायलेट नहीं किया है, ठीक है। तो जस्टिस हैंकफोर्ड ने बोला कि आपको सिर्फ पैसों का डैमेज हुआ है, आपका कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ है। तो अगर आपका लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ है तो आपको कोई रेमेडी नहीं दी जाएगी, समझ आई बात। तो अगर आपका डैमनम हुआ है, इंजुरिया नहीं हुआ है, तो आपको कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं होगी, ये बात ध्यान रखना। तो इसलिए डैमनम सिने इंजुरिया में कभी भी टोर्टियस लायबिलिटी अराइज नहीं होती है, ठीक है। तो ये हमारा ग्लूस्टर ग्रामर स्कूल केस है। अब कैसे याद रखोगे कि हैंकफोर्ड जो है इस जस्टिस का नाम क्या है ग्लूस्टर ग्रामर स्कूल में, तो इससे रिलेटेड एक ट्रिक है मेरे पास, दैट इज ऑक्सफोर्ड स्कूल ग्रामर। ये ट्रिक याद रख लेना, ऑक्सफोर्ड से याद हो जाएगा चीफ जस्टिस हैंकफोर्ड, स्कूल ग्रामर से याद हो जाएगा ग्लूस्टर ग्रामर स्कूल केस, समझ आई बात। और कुछ और केसेस भी है डैमनम सिने इंजुरिया से रिलेटेड जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वैसे तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछे जाते हैं ये, जो कि मैंने यहाँ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं लिखे हैं, लेकिन आप याद रख लेना इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्या क्या केस है, मोग्यूल स्टीमशिप कंपनी वर्सेस एमसी ग्रेगर गाव एंड कंपनी 1892 का केस है। उसके बाद एक्शन वर्सेस ब्लेंडल केस है 1843 का। उसके बाद आता है चैशमोर वर्सेस रिचर्ड्स का केस 1859 का। उसके बाद उषा बैन वर्सेस भाग्य लक्ष्मी चित्रा मंदिर केस 1970 का। इसके अलावा विष्णु दत्त वर्सेस बोर्ड ऑफ हाई स्कूल इंटरमीडिएट एजुकेशन ऑफ इलाहाबाद 1981 का केस है। तो ये 6 केसेस हमारे डैमनम सिने इंजुरिया से रिलेटेड है, जो मुझे उम्मीद है कि आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको याद रख लोगे। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन आप इनको एक जगह अच्छे से लिख लेना, यहीं नीचे ही लिख लेना कहीं पर भी आप जो नोट्स परचेज करोगे, ताकि आपको याद रह सके। पूछे जाते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में 6-7 केसेस है जो,
ठीक है। तो यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल ऑफ टोर्टियस लायबिलिटी का जो पूरा टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाता है। और मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको बड़ी अच्छे से और आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश किया, आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी बच्चे का कोई डाउट है कहीं पे तो मुझे जरूर कमेंट करना, ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है आगे शेयर करें, लाइक दिस वीडियो, अपने कमेंट्स छोड़ना बिल्कुल ना भूलें, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जितना ज्यादा हो सकता है अपनी वीडियोस को आगे जरूर बढ़ाओ, ठीक है, ताकि हमारी वाईटी फैमिली जल्दी से जल्दी ग्रो कर सके। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हमारा जो डेफिनेशन ऑफ टोर्ट है और नेचर ऑफ टोर्ट का टॉपिक है उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखना।